हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है। देखो, चैप्टर तो आप लोग देख चुके होंगे प्लेलिस्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हमने हिंदी में। और आज मेजरली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो। तो पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और आपको सारे के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व मिल जाएंगे, और चैप्टर भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, सिविक्स पढ़ लो, या आपका संस्कृत है ना, सब पढ़ सकते हो। साइंस भी पूरा बनाया हुआ हमने, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक, चलो। तो चैप्टर नंबर 1 का पहला, चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो गुर्जर प्रतिहार ये कहाँ पे राज करते थे? आपने पढ़ा है ना, गुजरात और राजस्थान के एरिया में। अब देखो, ये याद रखने का तरीका ही बड़ा आसान है। गुर्जर प्रतिहार से गुजरात याद रखो, और गुजरात के बगल में राजस्थान है, तो गुजरात भी याद रहेगा तो आपको राजस्थान भी याद रहेगा, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार कहाँ राज करते थे? गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास कहाँ पे थे? वेस्टर्न डेक्कन में। ठीक है, राष्ट्रकूटास कहाँ राज करते हैं? वेस्टर्न डेक्कन। पाल्स राज करते थे बंगाल में। बंगाल में बहुत सारे लोगों का नाम पाल होता है। ठीक है, तो वहां से आप याद रख सकते हो पाल्स का कहाँ था? बंगाल। और चोल्स, चोलास, चोलास तो साउथ इंडिया के ही हैं, तमिलनाडु। तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टी स्ट्रगल। ट्राईपार्टी स्ट्रगल में कौन कौन से इन्वॉल्व थे? तो ट्राईपार्टी स्ट्रगल में आपका इन्वॉल्व था गुर्जर प्रतिहार। मैं इसको और इनलार्ज कर देता हूँ, ये सही हो गया है ना। अब आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो। कौन कौन तीन पार्टियां इन्वॉल्व थी जो ट्रिपार्टी स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है? वो था गुर्जर प्रतिहार, राजपूतास और पाल्स। ठीक है, इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। किस बात की लड़ाई चल रही थी? फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ सिटी कन्नौज इन गंगा वैली। जो कन्नौज की सिटी है यूपी में आज के डेट में, उस पर कब्जा करने की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, इन तीनों के बीच में गुर्जर प्रतिहार, राजपूतास और पाल डायनेस्टी। Question number 3. What were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in Chol Empire? अगर आपको सभा का मेंबर बनना था चोल अंपायर में, ठीक है, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी? तो अकॉर्डिंग टू उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर क्या है? वहाँ एक जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली हुई है, हमें मिली पत्थर की। उसमें क्या लिखा था? द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस वर नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द सभा इन चोल अंपायर। जो सभा की कमेटी होती थी उसका मेंबर बनने के लिए फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस चाहिए थी। क्या क्या? अ पर्सन शुड ओन लैंड फ्रॉम विच रेवेन्यू वाज कलेक्टेड। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक लैंड होनी चाहिए जिससे कि रेवेन्यू आप देते थे। ही शुड हैव देयर ओन होम इनकम, उसकी अपनी इनकम होनी चाहिए घर में। ठीक। ही नीडेड बिटवीन 30 and 70 years ऑफ एज। वो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 से लेकर 70 के बीच में होनी चाहिए थी एज। 70 से ऊपर वाले को भी नहीं बनाया, 35 से नीचे वाले को भी नहीं बनाते थे। ठीक है। ही शुड हैव बिन नॉलेज ऑफ वेदास। ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेदास। ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेदास। उसको वेद्स की भी नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है। ही रिक्वायर्ड टू बी वेल वर्स्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। फिर साथ में उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता भी होना चाहिए था, और ईमानदार भी होना चाहिए था। अब 35 साल तक अगर आदमी गांव में रहता है तो उसके बारे में हर कोई जानता होगा, है ना, कि वो ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट टाइप का बंदा है। तो ये सारी थी, और भी हैं एक दो, सात, टोटल 7 क्वालिफिकेशन चाहिए थी उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, है ना। छठा क्या है आपका? इफ एनी वन हैड बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, ही कुड नॉट बिकम he could not have become a member of another committee। अगर मान लो कमेटीज तो बहुत सारी बनती थी, है ना, अगर एक कमेटी में तुम एक बार मेंबर बन चुके हो पिछले 3 साल में, तो फिर अगली कमेटी में मेंबर नहीं बन सकते हो आप। ठीक है, ये भी एक क्वालिफिकेशन, ये भी एक टर्म एंड कंडीशन थी उनकी, है ना। अगली कहते भाई, एनी वन हु हैड नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कुड नॉट हैव कंटेस्टेड द इलेक्शंस। ठीक है,
अगर किसी ने अपने अकाउंट्स के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, और रिलेटिव्स, और अपने रिलेटिव्स के भी अकाउंट्स के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, तो वो उनको फिर अलाउ नहीं करते थे इलेक्शन में खड़े होने का, ठीक है। तो कमेटी में जो, देखो उस जमाने में भी इलेक्शन होता था, वो भी किसके लिए, आपका चोल अंपायर में सभा के अंडर कमेटी जो होती थी उसका मेंबर बनने के लिए, ठीक है। कहाँ थी, सबसे पहले तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, क्या क्या चाहिए था, रेवेन्यू होना चाहिए आपके पास, जिससे एक लैंड होनी चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, है ना, अपने घर की इनकम होनी चाहिए, आपकी एज 35 to 70 ईयर्स होना चाहिए, बेस का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का नॉलेज होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हाँ, लास्ट 3 ईयर्स में वो किसी मेंबर कमेटी का मेंबर नहीं बना हो, तभी बन सकता है वो अगली कमेटी का मेंबर, और अपने अकाउंट्स को सबमिट करना है, अपने और अपने रिलेटिव सबके अकाउंट्स को सबमिट करना है, नहीं तो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी कुछ बनने की, राइट। स्क्रीनशॉट होप आपने ले लिया हो, नहीं लिया तो बैक करके आप ले लो। व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमनास, चाहमनास के अंदर में कौन सी दो सिटीज कंट्रोल में थी, तो दो थी, इंद्रप्रस्थ और कन्नौज, ठीक है। चाहमनास के अंडर में कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ और कन्नौज। हाउ डिड द राष्ट्रकूटा बिकेम पावरफुल, राष्ट्रकूटास कैसे पावरफुल बने। In the mid-8th century, दांती दुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ किल्ड हिज चालुक्यन किंग, ठीक है। अब क्या था कि 8th सेंचुरी के मिड में, मतलब 750 एडी के आसपास में, दांती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूटास का चीफ था, ठीक है, राष्ट्रकूटा का चीफ था। उसने क्या किया, अब चालुक्यास क्या थे, राष्ट्रकूटास के अंडर होते थे, ठीक है, उनके लिए काम करते थे। तो चालुक्यास किंग को ही मार दिया दांती दुर्ग ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही ऑल्सो परफॉर्म हिरण्य गर्भ रिचुअल, कोई पूजा पाठ होती होगी हिरण्य गर्भ नाम से, ठीक है, तो वो ही परफॉर्म हिरण्य गर्भ रिचुअल, आफ्टर विच ही वाज थॉट टू हैव टेकन रीबर्थ एज अ क्षत्रिय। तो वो क्षत्रिय नहीं था, है ना, कौन, दांतीदुर्ग क्षत्रिय नहीं था। तो लेकिन उसने क्या करवाया, हिरण्य गर्भ रिचुअल करवाया। हिरण्य गर्भ रिचुअल के हिसाब से बोला जाता था कि अगर जो ये रिचुअल करा लेगा उसको मान लिया जाएगा कि वो क्या है, क्षत्रिय कुल का हो गया, ठीक है। दस ही स्टैब्लिश द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन द डेक्कन। अच्छा, वो राष्ट्र बन गया, कौन क्षत्रिय डायनेस्टी का बन गया था, वो डायनेस्टी चला सकता था, है ना, तो उसने इस तरीके से अपनी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया डेक्कन में, ठीक है। और आपने चैप्टर बहुत बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो आप और भी सारी चीजें लिख सकते हो, बट ठीक है, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आया उसके हिसाब से, है ना। व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस, नई डायनेस्टीज क्या करती थी एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए, हमने पहले ही पढ़ा ना कि पूजा पाठ कराती थी, है ना, ब्राह्मण्स को खुश करते थे वो। द न्यू डायनेस्टीज परफॉर्म्ड होली रिचुअल्स विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स इन ऑर्डर टू गेन एक्सेप्टेंस, है ना। जो नई डायनेस्टियां आती थी वो अपना एक्सेप्टेंस कराने के लिए लोगों में क्या करती थी, रिचुअल्स करवाते थे, पूजा पाठ कराते थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो दांती दुर्ग था उसने हिरण्य गर्भ रिचुअल को परफॉर्म कराया था, अभी पढ़ा था हमने, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। अब तमिल रीजन में कैसे इरिगेशन, कौन कौन से इरिगेशन वर्क्स डेवलप किए गए थे, ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। पहला, इन द डेल्टा रीजन्स कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट वाटर टू द फील्ड्स, ठीक है। क्या किया गया था, सबसे पहले तो कैनल्स बनाए गए थे डेल्टा रीजन में, ठीक, ताकि फील्ड तक पानी पहुंचाया जा सके। दूसरी जगहों में क्या किया गया था, इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुएं खुदवाए गए थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। और कुछ जगहों पर उन्होंने क्या किया था, क्योंकि साउथ इंडिया में बारिश काफी होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उन लोगों ने क्या किया, लेकिन बारिश तो होती है लेकिन वहां पे मिट्टी कैसी है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में कैसे मिट्टी मिट्टी है, वो पानी अंदर चला जाता है ना, फिर बाद में हम उसको गड्ढा कुआं खोद के पीते थे हम लोग, नॉर्थ इंडिया में हमेशा ऐसा ही रहा। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है ना, पथरीली जमीन है, पत्थर पे आप पानी डालो तो बह जाता है कि नहीं, तो नीचे जमीन में जाता नहीं था। आज भी रेन जो वहाँ है पानी सारा बह जाता है मैक्सिमम,
तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, उन्होंने बड़े बड़े टैंक्स बनाए, ह्यूज टैंक्स बनाए, ठीक है, जहाँ वो लोग वो पूरा रेन वाटर कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। अब देखो साउथ इंडिया में ना पहले बहुत ज़्यादा वो भी था आपका, जगह जगह पे लेक्स थे। अब लेकिन देखो चेन्नई हुआ, बैंगलोर हुआ, लोगों ने क्या किया, लालच में आके उन लेक्स के आसपास में घर बना डाले, और लेक्स में पानी नहीं रहा, धीरे धीरे लेक खत्म हो गया। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा पानी, अब देखो नेचुरल चीज़ तो अपनी जगह से जो हजारों साल से आ रही थी, वो तो वैसे ही पानी आता रहता है ना। लेकिन आप अगर उसका रास्ता रोक दोगे और बीच में कुछ साल बारिश नहीं हुई, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आगे भी नहीं होगा, कभी ना कभी तो होता है। अब उसी का रीज़न होता है कि वहाँ बाढ़ बाढ़ आ जाती है, कभी कभी घरों में पानी भयानक तरीके से भर जाता है, हमने देखा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, व्हाट आर द व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोल टेम्पल्स। चोल टेम्पल्स कौन कौन सी एक्टिविटीज करते थे, क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी क्या दब गया, ठीक है। चलो तो एक्टिविटीज देखते हैं चोल टेम्पल्स की क्या क्या थी। टेम्पल्स वर न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स व्हिच ग्रू अराउंड देम। क्या था, कहीं भी अगर नया शहर बसाना होता था, तो राजा महाराजा क्या करते थे, सबसे पहले वहां बड़ा सा टेम्पल बना देते थे, ठीक है। जब टेम्पल बन गया ना, तो लोग पूजा पाठ करने आएंगे, पूजा पाठ करने आएंगे तो बिजनेस शुरू हो जाएगा, फूल माला, है ना, धूप अगरबत्ती वगैरह बिकना शुरू होगा, खाने पीने की चीजें, जब कोई आएगा तो खाएगा पिएगा भी। तो धीरे धीरे करके वो पूरा शहर बस जाता था, ठीक। तो टेम्पल्स क्या थे, एक तरीके से न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट थे, है ना। तो टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्या होता था, लोग वहाँ आते थे, तो दूर दूर से लोग आते थे, तो वहाँ कुछ अच्छी चीज मिलती थी, वो खरीद भी लेते थे। तो इस चलते जो क्राफ्ट्स होते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, आपने देखा है ना, क्राफ्ट का हैंडीक्राफ्ट से कोरिलेट करो। अब देखना कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में जाओगे, वहाँ हैंडीक्राफ्ट की चीजें बड़ी मिलती हैं। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर हुआ करते थे टेम्पल्स वगैरह, ठीक है। टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ओन्ड बाय टेम्पल, है ना, ग्रांटेड टू टेम्पल बाय किंग्स वेंट इनटू मेंटेनिंग प्रीस्ट्स, गार्लैंड मार्कर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एटसेट्रा। अब क्या था, राजा महाराजा ना टेम्पल्स को क्या करते थे, दान में दे देते थे, लैंड खूब बड़ी, खूब सारी लैंड दे देते थे। अब उस लैंड पे क्या करते थे, प्रीस्ट वगैरह खेती करवाते थे लोगों से, है ना, भाई खेती करो। और खेती करने के बाद जैसे मान लो कोई किसान है जिसके पास अपनी तो लैंड नहीं है, तो वो क्या करते थे, उन किसानों को बोलते थे भाई तुम इसको प्रोड्यूस करो, 3/4 हम रखेंगे, 1/4 तुम रख लेना। तो उसको भी फायदा, है ना, उसके पास वैसे ही लैंड नहीं थी, चलो कुछ तो लैंड का फायदा होगा। तो इस तरीके से टेम्पल को रेवेन्यू आ जाता था अपने मेंटेन करने के लिए, उससे वो क्या करते थे, टेम्पल को भी मेंटेन करते थे, प्लस प्रिस्ट का भी अपना खर्चा पानी, है ना, उसको प्रिस्ट को मिलता था। साथ में जो गार्लैंड बनाते थे, माला वाला बनाते हैं उनको, जो खाना बनाते थे, कुक्स वगैरह थे टेम्पल में, सफाई करने वाले म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, बहुत कोई डिपेंडेंट था, ठीक है। तो उन सबको पैसा जो उनका चलता था, एक तरीके से सैलरी वो वहीं से आती थी, जो लैंड किंग्स डोनेट करते थे, ठीक। टेम्पल्स वर द प्लेसेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी है। प्लेसेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, कैसे आप बोलोगे, सोशल एक्टिविटी थी, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ, एक दूसरे से मिलते थे, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो थी, बहुत सारा चंदा चढ़ता था, है ना, साथ में बहुत सारी चीजें खरीदी जाती थी पूजा पाठ के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती। कल्चरल एक्टिविटी, पूजा पाठ होती थी वहाँ, है ना, तो कल्चरल तो है ही है। और रिलीजियस एक्टिविटी है, कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटी तो एक ही हो गई, पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेजेस वर मेड, ऑल्सो मेड इन चोल टेम्पल। अब देखो जब टेम्पल है, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी सिर्फ एक ही बार मूर्तियां रख दी गई। और जब चोल किंगडम चल रहा था, तो उस समय ब्रॉन्ज की इमेजेस बहुत मानी जाती थी, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस। तो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई जाती थी, ठीक। अब ब्रॉन्ज इमेजेस कुछ बना करके मंदिर में रखी जाती थी, और कुछ क्या करते थे, बेचते थे लोग छोटी मूर्तियों को, है ना। लोग जो दूर दूर से आते थे पूजा पाठ खरीदने, जो अमीर लोग थे वो लोग खरीदते थे उनसे। ये भी एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटी हो गई, है ना। जो क्राफ्ट बनाने वाले हैं उनको कितना बढ़िया एक मतलब वो मिल गया रोजगार, है ना। आज भी बिकती है, आप जाते हो तो देखते ही हो, ठीक है। तो होप आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शंस इन उत्तर मेरूर विद प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। दोनों में क्या अंतर है, उस जमाने में उत्तर मेरूर के हिसाब से जो इलेक्शन बताया था ऊपर में, और आज का जो पंचायत का इलेक्शन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है कुछ।
तो आज का प्रेजेंट डे जो पंचायत इलेक्शन होता है उसमें लॉटरी सिस्टम नहीं होता है ना, टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। लेकिन जो चोल अंपायर के टाइम में इलेक्शन होता था उसमें लॉटरी सिस्टम होता था। ठीक है, यही अंतर है बस दोनों में। ठीक। कंपेयर द टेम्पल शोन इन दिस चैप्टर विद any present day temple in your neighborhood, highlighting any similarity and differences that you notice। अभी कह रहा है कि जो फोटो दे रखी है आपके चैप्टर में टेम्पलों की ना, ये देखो टेम्पल्स की जो फोटोज दी हुई हैं, हाँ ये तो ब्रॉन्ज इमेज है। ये देखो ये टेम्पल है जो उस जमाने का है ना। ऐसा कोई टेम्पल आपके आसपास में है? और अगर है तो आप मिला के देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, वो पूछ बोल रहा है क्वेश्चन में ये है। तो ये तो खैर क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा नहीं, ये वैसे ही है। तो अगर आपको लिखने के लिए भी बोले तो आप देखो प्रेजेंट डे टेम्पल्स डू नॉट हैव सच intricate outer structures except a few as shown in this chapter. Only Akshardham temple could match such outer walls of the temple at Gangai Kond Cholapuram। देखो ज्यादातर आजकल के जो टेम्पल होते हैं बाहर की दीवारें जो होती है उनकी बड़ी सिंपल सी होती है ना। लेकिन पुराने जमाने में जो थे खास करके साउथ इंडिया चोल्स के जो टेम्पल होते थे या नॉर्थ में टेम्पल जितने थे, देखो वहाँ पे कितनी सारी इमेजेस वगैरह होती हैं। आप पुराने जमाने के टेम्पल जाके देखना है ना, बाहर में भी मूर्तियाँ होती है दीवारों पे बहुत सारी। लेकिन आजकल के टेम्पल कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, कुछ एक टेम्पल को छोड़ के। जैसे कि अक्षरधाम है, वो आपका गंगई चोल चोल क्या गंगई कोंड चोलपुरम जैसा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया है ना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मोर अबाउट टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड एट प्रेजेंट। आर दिस टैक्सेस इन कैश काइंड और लेबर सर्विसेज। तो आज के डेट में आप कौन कौन सा टैक्सेस देते हो? बहुत सारे टैक्स देते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपने सुना ही होगा इनकम टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, और भी बहुत सारे टाइप के टैक्स देते हैं हम। टोल टैक्स भी देते हैं ना, सेल्स टैक्स होता है, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी है आपका, है ना। और बहुत टाइप के टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस आज भी हम लोग पे करते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स होता है आपका जब आप मूवी वगैरह देखने जाते हो। ठीक है, तो दुनिया भर के टैक्सेस हैं अलग अलग टाइप के। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो टैक्सेस आप पे करते हो कैसे पे करते हो? कैश में देते हो या फिर काइंड में देते हो या लेबर सर्विस प्रोवाइड करते हो? कैसे देते हो आप? तो सारे का सारा कैश तो हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं आज की डेट में सारा कैश देते हैं हम, है ना। चाहे कैश में दो, चाहे आप पेटीएम करो, चाहे ऑनलाइन पे करो, दे तो कैश में ही रहे हो, पैसा ही तो दे रहे हो ना। ऐसा थोड़ी है कि उस टैक्स के बदले में कोई सर्विस कर देता हूँ, लाओ मैं सफाई कर देता हूँ, या फिर लाओ मैं आपको इसके बदले में कुछ और दे देता हूँ। ऐसा तो नहीं होता, सारा कैश में ही होता है ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होप आपको पूरा हेल्प मिली हो इससे। कोई कमेंट हो, कुछ आपका सजेशन हो तो प्लीज़ हमें मेंशन करना कमेंट में, और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।